प्यारे बच्चों, क्लास 12th फर्स्ट टर्म का एग्ज़ाम नवंबर माह में होना है। जैक द्वारा मॉडल प्रश्न पत्र अभी तक जारी नहीं किया गया है। समय बहुत कम है, इसलिए बहुत सारे बच्चे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि महत्वपूर्ण क्वेश्चन बताना शुरू कर दीजिए सर। तो आप सबों के रिक्वेस्ट पर मैं विभिन्न विषयों का महत्वपूर्ण क्वेश्चन वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बता रहा हूँ। यदि आप लोगों ने इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, हिस्ट्री इन सभी का वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर ऊपर आई बटन पर भी मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। जब तक मॉडल प्रश्न पत्र नहीं आता है तब तक आप इन प्रश्नों को याद करके रखें। तो चलिए हम लोग आज कुछ नया सीखते हैं। साथ ही आपसे रिक्वेस्ट है कि अपने चैनल इकोनॉमिक्स प्लस पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर ले। इतिहास 20 क्वेश्चन आपका एमसीक्यू टाइप से रहेगा। तो एमसीक्यू टाइप में आप देख सकते हैं, पहला क्वेश्चन है उत्पादन के साधन क्या है। तो उत्पादन के साधन भूमि, श्रम, पूंजी ये सभी है, तो इसलिए द आंसर होगा। परिवर्तनशील अनुपातों का नियम संबंधित है। तो परिवर्तनशील अनुपात का नियम जो है वो अल्पकाल से संबंधित होता है। अल्पकाल समय की वह अवधि होता है जिसमें हम केवल परिवर्तनशील साधन को ही परिवर्तित कर सकते हैं। जैसे परिवर्तनशील साधन कौन होगा, तो श्रम या पूंजी। तीसरा क्वेश्चन है मौद्रिक लागत में निम्नलिखित में किसे सम्मिलित किया जाता है। तो मौद्रिक लागत मतलब हो गया जिसमें पैसा लगता है वो लागत। तो सामान्य लाभ भी है, व्यक्त लागतें भी है, अव्यक्त लागतें हैं, अउपयुक्त सभी है। तो ये सभी हो जाएगा बच्चों। चौथा क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन स्थिर लागत नहीं है। तो स्थिर लागत कौन है, बीमे की प्रीमियम, ये फिक्स रहता है बच्चों, तो ये स्थिर हो गया। ब्याज, जो हमको बैंक में ब्याज अगर देना पड़ रहा है तो वो भी फिक्स ही रहता है। कच्चे माल की लागत, फैक्ट्री का किराया। तो यहाँ कच्चे माल की जो लागत है वो क्या होता है कि अगर हम कम माल लेंगे तो कम हमको पैसा देना पड़ेगा, ज़्यादा माल लेंगे तो ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा, तो ये बदलते रहेगा, इसलिए यह स्थिर लागत नहीं होगा। तो इसका आंसर हो गया स। पांचवा है निम्नलिखित में कौन पूरक वस्तु का उदाहरण है। पूरक वस्तु मतलब होता है एक के बिना दूसरा वस्तु का उपयोग नहीं हो पाएगा। जैसे गाड़ी और पेट्रोल क्या हुआ, पूरक वस्तु है। गाड़ी खरीद लेंगे और उसमें पेट्रोल अगर हम नहीं डालेंगे तो वो गाड़ी कैसे चलेगा, तो वो हुआ पूरक वस्तु। तो कोका कोला और पेप्सी ये प्रतिस्थापक वस्तु है। चाय और कॉफ़ी भी प्रतिस्थापक। पेन और स्याही, देखिए पेन है उसमें स्याही अगर नहीं हम डालेंगे तो वो नहीं काम करेगा, तो इसलिए ग इसका आंसर हो जाएगा। छठा है अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या क्या है। तो अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या है संसाधनों के बंटवारे की समस्या, ठीक है। साधनों का पूर्ण उपयोग कैसे हो, ये भी है। और साधनों का विकास कैसे हो, ये सभी है, इसलिए इसका घ आंसर हो जाएगा। सातवां है व्यष्टि अर्थशास्त्र में निम्न में से किसका अध्ययन किया जाता है। व्यष्टि मतलब होता है व्यक्तिगत अध्ययन करना। तो व्यक्तिगत परिवार हो सकता है, व्यक्तिगत प्रथम हो सकता है, व्यक्तिगत उद्योग होता था, ये सभी व्यक्तिगत है, इसलिए ये सारा का अध्ययन हम लोग व्यष्टि अर्थशास्त्र में करेंगे। तो ये उपयुक्त सभी हो जाएगा या इनमें से सभी। आठवां है बाजार वर्गीकरण का निम्नलिखित में कौन सा आधार है। तो बाजार का क्या है, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार भी है, शून्य प्रतियोगिता जिसको हम लोग एकाधिकार कहते हैं, और अपूर्ण प्रतियोगिता बाजार भी है। तो ये सब बाजार का वर्गीकरण है, तो इनमें से सभी हो जाएगा। पूर्ति में कमी के निम्नलिखित में कौन से कारण है, मतलब पूर्ति कौन कारण से कम हो जाती। तो उत्पादन लागत में वृद्धि, सही बात है, इससे भी कम हो जाएगा। स्थानापन्न वस्तु की कीमत में वृद्धि और उद्योगों में फर्मों की संख्या में कमी, ये तीनों पूर्ति में कमी के कारक है, इसलिए इनमें से सभी हो जाएगा। अगला है राष्ट्रीय आय को ज्ञात करते समय विदेशों से अर्जित आय को राष्ट्रीय आय के योग में क्या होता है। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, राष्ट्रीय आय में जोड़ देते हैं, तो जोड़ा जाता है। अगला है राष्ट्रीय आय की गणना की अवधि प्रायः होती है। तो राष्ट्रीय आय की गणना हमेशा प्रति वर्ष होती है, तो इसलिए स आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय आय की गणना में कोई व्यवहारिक कठिनाई नहीं होती, ये बिल्कुल गलत है कि क्योंकि राष्ट्रीय आय की गणना में व्यवहारिक कठिनाई होती है।
अब है राष्ट्रीय आय को निम्न प्रकार व्यक्त किया जाता है: व्यक्तिगत आय, प्रति व्यक्ति आय, व्यय योग वास्तविक आय या व्यक्तिगत वास्तविक आय। तो इसका आंसर हो जाएगा प्रति व्यक्ति आय। प्रति व्यक्ति आय कैसे निकलता है? तो राष्ट्रीय आय को उस वर्ष की जनसंख्या से भाग अगर हम दे देंगे तो प्रति व्यक्ति आय निकल जाएगा। अगला है पर्यावरण संशोधित राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है। तो ये हो जाएगा आपका आंसर पर्यावरण की हानि को राष्ट्रीय आय से घटाकर। अगला क्वेश्चन है आय विधि से राष्ट्रीय आय की गणना में क्या होता है? तो साधनों के प्रतिफल पर ध्यान दिया जाता है। फिर है राष्ट्रीय आय के वितरण में समानता होने पर क्या होता है? तो आर्थिक कल्याण बढ़ता है। हरित लेखांकन का संबंध है, तो हरित लेखांकन का संबंध है पर्यावरण संशोधित राष्ट्रीय आय से। चक्रीय प्रवाह में शामिल है, तो मौद्रिक प्रवाह और वास्तविक प्रवाह दोनों शामिल है, इसलिए इसका आंसर स हो जाएगा, अ और ब दोनों। अगला है शुद्ध निर्यात का आशय है, तो शुद्ध निर्यात का आशय है आयात और निर्यात के अंतर से। अगला है राष्ट्रीय आय की गणना की विधियां हैं, तो उत्पाद विधि भी है, आय विधि भी है, व्यय विधि, उपयुक्त सभी हो जाएगा। तो 20 आपका MCQ रहने वाला है बच्चों। अब आपका एक शब्द में आंसर देने वाला भी आएगा 5 को क्वेश्चन, जिसमें से आपको 5 बनाना है। तो इसमें पहला क्वेश्चन हम है रखे हैं, किसने कहा कि मांग का नियम यह बताता है कि अन्य सभी बराबर रहने से कीमत में कमी होने के कारण वस्तु की मांग बढ़ जाती है तथा कीमत में वृद्धि होने के कारण वस्तु की मांग कम हो जाती है? ये कथन है मार्शल का, तो इसलिए इसका आंसर मार्शल हो जाएगा। अब है जब सीमांत उपभोग प्रवृत्ति का मूल्य 0.8 है तो गुणक का मान क्या होगा? तो गुणक को हम लोग के से डिनोट करते हैं। गुणक का फॉर्मूला होता है 1/1 - MPC। MPC का क्या हुआ? तो MPC हो गया सीमांत उपभोग प्रवृत्ति, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। तो यहाँ MPC के जगह हम लोग क्या मान को बैठा देंगे? 0.8। तो 1/1 - 0.8 बैठा दिए। अब एक में 0.8 को घटा देंगे तो कितना बच जाएगा मेरा? 0.2। अब यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर एक 0 हो जाएगा, तो ऊपर हो गया 10, नीचे है 2, 2 बचे 10, 5 आ जाएगा। तो गुणक का मान क्या हो जाएगा? 5। तीसरा क्वेश्चन है किसी वस्तु की मानवीय आवश्यकताओं को संतुष्ट करने की क्षमता है, क्या है? तो उपयोगिता है। फिर है मांग फलन को निम्नलिखित में कौन समीकरण व्यक्त करता है? तो ये समीकरण है dx बराबर फंक्शन ऑफ px। यहाँ x है सो वस्तु है और d है सो x वस्तु का मांग है, f है सो फलन है, p है सो x वस्तु का मूल्य है। तो यहाँ मांग किस पे निर्भर करता है? मूल्य पे। और ये दोनों के संबंध को हम लोग फलन के रूप में दिखाते, f के रूप में दिखाते हैं, और ये पूरा समीकरण को हम लोग मांग फलन समीकरण कहते हैं। अगला है सूती वस्त्र उद्योग का अध्ययन समष्टि आर्थिक अध्ययन है या व्यष्टि आर्थिक अध्ययन है? अब सूती मतलब स्पेशल है, सूती है, टेरिकॉटन है, ये कपड़ा अगर रहता तो हम लोग इसका अध्ययन समष्टि अर्थशास्त्र में करते हैं, कि कपड़ा बहुत तरह का होता है, लेकिन यहाँ खास वस्त्र के लिए बोल रहा है सूती वस्त्र, तो इसलिए इसका अध्ययन हो जाएगा व्यष्टि आर्थिक अध्ययन हो जाएगा। जब एक व्यक्तिगत आर्थिक इकाई का अध्ययन किया जाता है तो वो व्यष्टि अर्थशास्त्र कहलाता है। अब 1 सेंटेंस आंसर है। पहला क्वेश्चन, इसमें से आपको 3 क्वेश्चन बनाना रहेगा बच्चों। अंतिम उपभोग्य वस्तु से क्या आशय है? मतलब 3 क्वेश्चन रहेगा, 2 क्वेश्चन बनाना रहेगा, शायद 2.5 नंबर का रहेगा। तो अंतिम उपभोग वस्तु से क्या आशय है? तो अंतिम उपभोग्य वस्तु वे होती है जिनका उपभोग एक उपभोक्ता अपनी आवश्यकता पूर्ति के लिए करता है। फिर है मध्यवर्ती वस्तुओं से क्या आशय है? तो मध्यवर्ती वस्तुएं उत्पादन कार्य में प्रयोग की जाती है। मध्यवर्ती वस्तु मतलब जिसको हम लोग कच्चा माल भी बोल सकते हैं, जैसे गेहूं को पीट पाट के हम लोग लाए और उसके बाद गेहूं से क्या बन जाएगा? आटा, आटा के बाद ही रोटी बनेगा, तो यहाँ जो आटा है आपका वो मध्यवर्ती वस्तु कहलाएगा। अगला क्वेश्चन है मूल्यह्रास से क्या आशय है? तो मूल्यह्रास यही जान लेना है कि अगर हम मेरे पास मशीन है तो मशीन चलते चलते उसमें कुछ घिसावट आती है, कुछ रिपेयरिंग करने में खर्च आता है, कुछ उसका कल पुर्जा घट जाता है तो उसको लगाना पड़ता है, ये सारे चीज़ मूल्यह्रास ही कहलाएंगे। तो ऐसे किताबी भाषा में है कि उत्पादन करते समय पूंजीगत साधनों जैसे मशीन, औजार आदि के मूल्य में घिसावट अथवा
टूट फूट के कारण जो कमी आती है उसे मूल्यह्रास या घिसावट कहते हैं। अगला क्वेश्चन है श्रम का पारिश्रमिक क्या होता है? तो श्रम का पारिश्रमिक मजदूरी होती है। श्रम का पारिश्रमिक क्या होता है? मजदूरी। भूमि का पारिश्रमिक क्या होता है? लगान। पूंजी का होता है ब्याज। साहसी का पारिश्रमिक होता है लाभ। अगला क्वेश्चन है साधन आगते क्या होती है? तो उत्पत्ति के साधनों जैसे भूमि, श्रम, पूंजी, संगठन एवं साहस को साधन आगते कहते हैं, मतलब ये उत्पत्ति के साधन होते हैं। अगला क्वेश्चन है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। इसमें से आपका 3 क्वेश्चन रहेगा बच्चों और आपको 2 बनाना रहेगा। नहीं, इसमें भी 5 क्वेश्चन है शॉर्ट टाइप में। मांग की लोच क्या है? तो मांग की लोच का अर्थ है, हम लोग सीधा भाषा में जानेंगे, किसी वस्तु का मूल्य जब बढ़ता है तो उसका मांग क्या होता है? घट जाता है। और मूल्य जब घटता है तो मांग क्या होता है? बढ़ जाता है। लेकिन मूल्य के घटने पर मांग कितना बढ़ गया, उस दर को हम लोग मांग की लोच कहते हैं। अब किताबी भाषा में देखते हैं क्या लिखा है कि मांग की लोच का अर्थ है, मांग की लोच मूल्य एवं मांगी गई मात्रा के बीच पारस्परिक संबंध की मात्रा को बताती है। मांग की लोच वह दर है जो मूल्य में परिवर्तन के साथ वस्तु की मांगी जाने वाली मात्रा में परिवर्तन को बताती है। मतलब मांग की लोच का फॉर्मूला होता है ईपी बराबर माइनस डेल्टा क्यू बट्टा क्यू बट्टा डेल्टा पी बट्टा पी। तो इसका हम लोग परिभाषा इस तरह याद रखेंगे, ये पूरा को कहेंगे मूल्य में अनुपातिक परिवर्तन के फलस्वरूप, ये पूरा को कहेंगे मांग मात्रा में जो अनुपातिक परिवर्तन होता है उसी को हम लोग मांग की लोच कहते हैं। फिर से बोल देते हैं, ये पूरा का हम लोग नाम देंगे मूल्य में अनुपातिक परिवर्तन के फलस्वरूप मांग मात्रा में जो अनुपातिक परिवर्तन होता है उसके अनुपात को, मतलब बीच में बट्टा है, उसके अनुपात को हम लोग मांग की लोच कहते हैं। अगला क्वेश्चन है एटीएम का पूर्ण रूप क्या है? तो ऑटोमेटेड टेलर मशीन में स्वचालित मुद्रा वितरण यंत्र, इसका आविष्कार 1939 ईस्वी में लूथर जॉर्ज सिमियन ने किया था। फिर है अधिक लोचदार मांग से क्या आशय है? तो जब किसी वस्तु की मांगी गई मात्रा में परिवर्तन उसके मूल्य में परिवर्तन के तुलना में अधिक अनुपात में होती है तो उस वस्तु की मांग लोच अधिक लोचदार हो जाती है। कहने मतलब है कि मूल्य में अगर थोड़ा सा परिवर्तन होता है और मांग मात्रा में उससे ज़्यादा परिवर्तन हो जाता है तो उसको हम लोग अधिक लोचदार मांग कहेंगे। इसको हम लोग सूचित करते हैं ईपी ग्रेटर देन 1 के रूप में। अगला है उपयोगिता का क्या अर्थ है? परिभाषा द्वारा समझाएं। तो दैनिक जीवन में हम विभिन्न वस्तुओं का उपयोग करते हैं और जिससे हमारी आवश्यकता की पूर्ति होती है या हमें संतुष्टि मिलती है। मतलब हम दिन भर में बहुत सारा चीज़ खाते पीते हैं, पहनते हैं, घड़ी पहनते हैं, कपड़ा पहनते हैं, गुपचुप खाते हैं, तो उससे क्या होता है? हमको एक तरह का संतुष्टि मिलता है। अर्थशास्त्र की भाषा में किसी वस्तु के जिस गुण से मानवीय आवश्यकताओं की संतुष्टि होती है उसे उपयोगिता कहते हैं। मतलब किसी अमुक वस्तु से जो हमको संतुष्टि मिल रही है वही क्या है? उपयोगिता है। जैसे घड़ी हम पहन रहे हैं, क्यों? टाइम देखने के लिए। तो घड़ी की क्या उपयोगिता हुई? वो हमको समय बता रहा है। भोजन करने से मेरा क्या होता है? भूख मिटता है। तो भोजन की उपयोगिता क्या हुई? भूख मिटाना। प्रोफेसर बाग के अनुसार मानवीय आवश्यकताओं को संतुष्ट करने की क्षमता ही उपयोगिता है। अगला क्वेश्चन है शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद की परिभाषा दे। तो यदि एक देश की घरेलू सीमाओं में, घरेलू सीमा मतलब हो गया अपने देश में, उत्पादित सकल राष्ट्रीय उत्पाद में विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय के योग में से स्थिर पूंजी में होने वाली सामान्य टूट फूट और घिसावट को घटा दिया जाए तो हमें शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद प्राप्त होता है। मतलब एनएनपी बराबर जीएनपी माइनस मूल्यह्रास। एनएनपी हो गया शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, क्या हो जाएगा? तो सकल घरेलू उत्पाद में से मूल्यह्रास को घटा देंगे तो मेरा शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद हो जाएगा। इसका एक और फॉर्मूला है एनएनपी मतलब शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद बराबर जीडीपी प्लस एनएफआईए माइनस मूल्यह्रास। जीडीपी हो गया शुद्ध घरेलू हमारे सकल घरेलू उत्पाद प्लस विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय में माइनस कर देंगे मूल्यह्रास को, मतलब विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय को
जो प्राप्त होगा आय उसमें माइनस करेंगे मूल्यह्रास को, और जो बचेगा उसको हम लोग जीडीपी मतलब सकल घरेलू उत्पाद में जोड़ देंगे, तो वो मेरा शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद हो जाएगा। तो यही फॉर्मूला है बच्चों। अब है लॉन्ग टाइप क्वेश्चन, जिसमें से 2 क्वेश्चन रहेगा, आपको बनाना है 1 क्वेश्चन। गुणक की धारणा को समझाएं। तो गुणक क्या होता है, तो इसको हम लोग सिंपल भाषा में याद रखेंगे। विनियोग में परिवर्तन के फलस्वरूप आय में होने वाले परिवर्तन के अनुपात को हम लोग गुणक कहते हैं। गुणक क्या है कि अगर हम कहीं 100 रुपया इन्वेस्ट किए, तो वो मेरा अगर आगे की ओर गुणक काम कर रहा है, तो वो मेरा 100 रुपया 200 रुपया बन जाएगा। वहाँ हम लोग का गुणक काम करता है। मतलब विनियोग में वृद्धि के फलस्वरूप आय में जो परिवर्तन होता है, मतलब हम जो पैसा कहीं लगाते हैं उससे मेरा आय में जो परिवर्तन होगा वो एक गुणक कहलाएगा। अब किताबी भाषा में हम लोग देखते हैं किन्स के अनुसार। तो किन्स कौन है, तो किन्स आधुनिक अर्थशास्त्र के जन्मदाता माने जाते हैं। तो किन्स के रोजगार सिद्धांत का एक महत्वपूर्ण अंग गुणक है, लेकिन किन्स का गुणक विनियोग गुणक है। गुणक विनियोग की प्रारंभिक वृद्धि तथा आय की कुल अंतिम वृद्धि के बीच अनुपातिक संबंध को बताता है। किन्स का विचार है कि जब किसी देश की अर्थव्यवस्था में विनियोग की मात्रा में वृद्धि की जाती है, तो उस देश की आय में केवल विनियोग की मात्रा की तुलना में जितने गुना वृद्धि होती है, उसे ही किन्स ने गुणक कहा है। गुणक का आपका फॉर्मूला है गुणक बराबर आय में परिवर्तन बटा विनियोग में परिवर्तन, या फिर डेल्टा वाई बराबर के डेल्टा आई। यहाँ डेल्टा वाई जो है वो डेल्टा मतलब हो गया आपका परिवर्तन, डेल्टा मतलब परिवर्तन, वाई हो गया आपका राष्ट्रीय आय, के हो गया आपका गुणक, और आई हो गया विनियोग। तो यहाँ पर हम लोग के का मान निकालेंगे, तो के क्या है, यहाँ पर आपका जो आई है वो के से गुना में है, तो डेल्टा वाई ऊपर लिखाएगा और डेल्टा आई नीचे लिखाएगा। तो गुणक का हम लोग परिभाषा इस फॉर्मूला से भी याद रखेंगे। कैसे बोलेंगे कि विनियोग में परिवर्तन के फलस्वरूप आय में होने वाले परिवर्तन के अनुपात को गुणक कहते हैं। अब जो गुणक जो है वो क्या है, तो सीमांत उपभोग प्रवृत्ति पर निर्भर करता है। सीमांत उपभोग प्रवृत्ति जिसको हम लोग एमपीसी कहते हैं, या सीमांत बचत प्रवृत्ति जिसको हम लोग एमपीएस कहते हैं, का ज्ञान होने पर गुणक का अनुमान लगाया जा सकता है, क्योंकि इसका फॉर्मूला होता है एमपीसी प्लस एमपीएस बराबर 1। ये एमपीसी का फॉर्मूला अगर हमको निकालना है तो इसका हो जाएगा 1 माइनस एमपीएस। यहाँ पर जो गुणक है वो आपका सीमांत उपभोग प्रवृत्ति और सीमांत बचत प्रवृत्ति पर भी निर्भर करता है। एमपीसी और गुणक में प्रत्यक्ष तथा एमपीएस और गुणक में विपरीत संबंध होता है। एमपीसी मतलब हो गया सीमांत उपभोग प्रवृत्ति, मतलब अगर हम लोग उपभोग को बढ़ाएंगे तो गुणक पर प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ेगा, मतलब आय में वृद्धि होगी। काहे कि अगर हम खर्चा करेंगे तभी तो कोई दूसरा कोई कमाएगा उसको पैसा को, तो वहाँ एमपीसी और गुणक में प्रत्यक्ष संबंध हुआ। और एमपीएस मतलब सीमांत बचत प्रवृत्ति, अगर सब आदमी अपना पैसा अपना घर में ही रखने लगे, चुकनी में जमा करके रखने लगे, बैंक में रखने लगे, खर्चा ही नहीं करे, तो फिर दूसरा आदमी कमाएगा कैसे। तो वो क्या हुआ कि एमपीएस ज़्यादा होने पर गुणक पर विपरीत प्रभाव पड़ता है, मतलब वहाँ फिर आय का विस्तार नहीं होगा, मतलब आय में ह्रास होगा। जब एमपीएस 0 होता है तो गुणक 1 होगा। इसी प्रकार यदि एमपीएस 1 हो तो गुणक अनंत होगा। अब यहाँ एक मैथ है, यदि एमपीसी बराबर 0, मतलब यहाँ जो लिखे एमपीसी 0 होता है तो इसको हम लोग गुणक का फॉर्मूला में बैठाएंगे। तो गुणक का फॉर्मूला होता है के बराबर 1/1 माइनस एमपीसी। देखिए गुणक का बहुत सारा फॉर्मूला है। अभी गुणक का फॉर्मूला आप क्या देखें, डेल्टा वाई बटा डेल्टा, ये भी गुणक का फॉर्मूला है और ये भी गुणक का फॉर्मूला है। तो यहाँ पर चूंकि सीमांत उपभोग प्रवृत्ति आपका दिया हुआ है 0, इसलिए हम लोग ये फॉर्मूला को निकालेंगे। और यदि अगर क्वेश्चन में राष्ट्रीय आय दिया रहता तो हम लोग ये फॉर्मूला को से निकालते, तब हम लोग ये फॉर्मूला से निकालते, तब वहाँ आपका विनियोग में परिवर्तन दिया रहता। तो यहाँ चूंकि सीमांत उपभोग प्रवृत्ति दिया हुआ है, इसलिए ये फॉर्मूला लगा के बराबर 1/1 माइनस एमपीसी बराबर 1/1 माइनस एमपीसी के जगह 0, क्योंकि एमपीसी बराबर 0 माने तो यहाँ 0 बैठा दिए। अब क्या हो जाएगा, 1 में 0 गया तो 1 ही बचेगा, तो 1/1 बराबर 1, मतलब एमपीसी का मान यदि 0 होगा तो गुणक का मान कितना होगा, 1। अब यदि एमपीसी का मान 1 होगा तो गुणक का मान क्या होगा, अनंत होगा। काहे कि ऊपर संख्या नीचे अगर 0 रहता है तो भागफल अनंत होता है, और
ऊपर जीरो नीचे संख्या तो भागफल क्या होता है, जीरो होता है। तो यहाँ पर ऊपर संख्या नीचे जीरो है तो भागफल आपका इन्फिनिटिव होगा, मतलब अनंत होगा। अब अगला क्वेश्चन है, अल्पकालीन सीमांत लागत वक्र यू आकार की क्यों होती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जब किसी भी फर्म की उत्पादन प्रक्रिया शुरू की जाती तब शुरुआत में सीमांत लागत घटती है। वह साधन की निश्चित इकाइयों के अल्पकालीन सीमांत नियोजक तक ही घटती है। इसके बाद फर्म को साधन का समता प्रतिफल प्राप्त लागत वक्र होता है, अतः सीमांत लागत स्थिर होने लगती। अंत में साधन की इकाइयों का नियोजन बढ़ाने पर ह्रासमान प्रतिफल लागू हो जाता है। इस स्थिति में सीमांत लागत ऊपर उठने लगता है। कहने का मतलब है कि शुरू जब हम लोग उत्पादन कार्य शुरू करते हैं तो मेरा उत्पादन बहुत अच्छा होता है, क्योंकि वह उस समय मेरा मशीन नया है, सब चीज़ अच्छा, हम लोग निपुण है, काम करने का जोश है, तो उस समय क्या होता है, लागत घटता है। उसके बाद एक सीमा ऐसा आता है कि आपका लागत स्थिर हो जाएगा, और उसके बाद क्या होता है, लागत बढ़ने लगता है। बढ़ने क्यों लगता है कि मशीन लगातार काम करते करते क्या होता है, वो पुराना होता है, उसमें घिसावट आता है, तो उसका क्षमता घटता है, आदमी काम करते करते थकता है। आपका व्यवसाय अगर ज़्यादा बड़ा हो गया तो उसमें चोरी होने का ये है वो है, आदमी लोग जो भी मजदूर काम कर रहे हैं वो फाकी मार रहे हैं, 10 बार खैनिये बनाने में अपना समय लगा दे रहे हैं, तो उससे आपका काम नहीं बढ़ेगा, तो क्या होता है, लागत बढ़ने लगता है। तो शुरू में लागत घटता है, फिर स्थिर रहता है, फिर बढ़ने लगता है। तो ये हमको क्या दिख रहा है, यू आकार का दिख रहा है। इसीलिए कहा गया है कि अल्पकालीन सीमांत लागत वक्र क्या होती है, यू आकार की दिखती है, जैसा कि इस चित्र में देख पा रहे हैं। इस प्रकार उत्पादन प्रक्रिया के प्रारंभिक चरणों में सीमांत लागत घटती है, इसके बाद स्थिर होती है तथा अंतिम चरणों में बढ़ने लगती है, जिसकी वजह से सीमांत लागत वक्र क्या होती है, यू आकार जैसा दिखती है। तो बच्चों ये थे कुछ अर्थशास्त्र में महत्वपूर्ण क्वेश्चन, इसको आप लोग कॉपी में नोट कर लीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अर्थशास्त्र के बच्चों तक यह वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए, बाय बाय।